हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत सहायक होंगी। और ये जो वीडियो है ये फुल कंटेंट के साथ है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। इससे पहले जो रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से शुरू हो गया है भक्तिकाल, जो कि बहुत बड़ा है। चलो हम सबसे पहले देखते हैं कि भक्तिकाल का समय आधुनिक काल का समय क्या है। आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक। ये आधुनिक काल का समय है। बहुत बार पेपर में आता है, टीजीटी पीजीटी के पेपर में आता है कि आधुनिक काल का समय क्या है। तो उसमें अब आधुनिक काल की विशेषताएं पढ़ेंगे। आधुनिक काल, पहली विशेषता है कि आधुनिक काल को हिंदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इधर ये सिर्फ एक वर्ग आएगा का प्रवेश द्वार माना जाता है कि आधुनिक काल में जो हिंदी भाषा था ना आ गई थी। पहले जैसे थी ब्रज और अवधी भाषा की ज़्यादा रचनाएं होती थी, पर जैसे जैसे आधुनिक काल आया तो हिंदी भाषा की में रचनाएं ज़्यादा शुरू हो गई थी। उसके बाद अगली है भारतेंदु युग को क्रांति काल का युग माना जाता है। भारतेंदु जो युग था उसको क्रांति का युग माना जाता है। अगली है आधुनिक काल में ही गद्य भाषा का विकास हुआ था। इससे पहले जो था उसमें पद ज़्यादा लिखे जाते थे, पर जब आधुनिक काल में गद्य की शुरुआत हो गई थी। अगली विशेषता है आधुनिक काल में ब्रज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, परंतु खड़ी बोली को प्रमुखता दी गई थी। कि जो आधुनिक काल है उसमें ब्रज भाषा की भी रचनाएं होती थी, पर खड़ी बोली की जो रचनाएं थी होने लगी थी, जिसमें ब्रज की बजाय खड़ी बोली की जो रचनाएं थी वो अधिक होने लगी थी। खड़ी बोली को प्रमुखता दी गई थी। उसके बाद है अगली विशेषता है आधुनिक काल में अंग्रेजों के शोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। कि जो आधुनिक काल थे मतलब 1800-1900 का जो समय था उसमें अंग्रेजों ने शोषण किया था। अगली है कि आधुनिक काल में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों दिखाई देती थी। अगली है आधुनिक काल से ही समस्या पूर्ति नाटकों का आरंभ हुआ था। कि आधुनिक काल में ही। अगली है आधुनिक काल राष्ट्रीय चेतना का काल कहलाया है। कि पूछा जाता है कि समस्या पूर्ति नाटकों का आरंभ किस काल में हुआ था, तो आधुनिक काल में हुआ था। और आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना का काल भी कहा जाता है। अगली विशेषता है कि आधुनिक काल के काव्य में सामाजिक व राजनीतिक विषयों का समावेश पहली बार किया गया था। कि इसमें समाज में और उसमें होने वाली जो राजनीतिक थी उन सब का समावेश किया गया था काव्य में। और इस युग में प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया गया था। कि न कि आलम्बन रूप में न किया गया था, न उद्दीपन रूप में किया गया था। जो स्वच्छंद रूप था प्रकृति का उसका वर्णन किया गया था। उस पे काव्य रचनाएं होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद है विभाजन। कि आधुनिक काल का काल विभाजन। आधुनिक कालीन प्रवृत्ति के आधार पर इस काल को 6 भागों में विभाजित किया गया है। और किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी। उसके बाद द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918। ये जितनी भी इनकी समय सीमाएं हैं, जैसे भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900। द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1918। और उसके बाद आता है छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936। उसके बाद है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद की समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। उसके बाद है प्रयोगवाद की समय सीमा है 1947 से 1954। और उसके बाद है नवी कविता 1954 से अब तक। ये 6 भागों में आधुनिक काल को बांटा गया है। और ये जो 6 काल है इनकी समय सीमा आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार पेपर में आता है, वो कई बार मतलब क्रम से लगाने के लिए भी आता है। तो अब जितने भी ये युग हैं इनको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें वैसे भारतेंदु युग पढ़ेंगे, द्विवेदी युग पढ़ेंगे, इनको सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डॉक्टर
बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उप विभाजन 3 भागों में किया था। जो डॉक्टर नगेंद्र ने 6 भागों में किया था, पर जो डॉक्टर बच्चन थे उन्होंने 3 उपभाग किए थे इसके। पहला है नवजागरण युग। नवजागरण युग का समय इन्होंने बताया था 1857 से 1920 ईस्वी। उसके बाद आता है स्वच्छंदता युग। स्वच्छंदता युग का इन्होंने समय बताया था 1920 से 1938। के बाद आता है उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 से अब तक। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने काल विभाजन किया था वो। उसके बाद आते हैं अगले नामकरण कि आधुनिक काल को किस किस कवि ने क्या नाम दिया है। तो ये प्रश्न होता है, इधर ये नाम है। तो आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया था आधुनिक काल को? गद्य काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया था? आधुनिक काल। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था आधुनिक काल। और राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने भी आधुनिक काल नाम दिया था। उसके बाद आता है रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र ने नवजागरण काल। उसके बाद मिश्र बंधु ने वर्तमान काल और त्रिभुवन जागरण काल। ये आधुनिक काल का नाम दिया था इन कवियों ने, ये नाम दिए थे इनको। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया, तो गद्य काल, न कि आधुनिक काल ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था और रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया था। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मतलब क्लियर होना चाहिए आपका ये कन्फ्यूजन। उसके बाद आते हैं भारतेंदु पूर्व युग के जो कवि थे वो। तो अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु पूर्व युग के जो कवि थे उनको, जिसमें सबसे पहले आते हैं मुंशी सदासुख लाल। इनका समय है 1746 से 1824। उसके बाद आते हैं इंसा अल्लाह खां। उसके बाद लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण। ये जो कवि हैं इनको क्रम से लगाने के लिए आते हैं, तो मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगी। इसमें सबसे पहले आते हैं सदासुख लाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदर मिश्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। तो पहले हम इनको कैसे याद करेंगे? सदा सुखी रहोगे, इंसा के लाल, इंसा सदा सुखी रहोगे, इंसा के लाल, लाल मतलब लल्लू लाल। यदि माँ की सेवा करोगे, तो हम मिश्र को क्या बना लेंगे? माँ। माँ की सेवा करोगे, शिव की और लक्ष्मण की पूजा करोगे, तो कि सदा सुखी रहोगे, इंसा के लाल, माँ की, आप ऐसे भी बना सकते हो, सदा शिव की और लक्ष्मण की सेवा करोगे, तो सदल को आप सदा बना सकते हो, मतलब मिश्र से माँ याद ना रहे तो आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि सदा सुखी रहोगे, इंसा के लाल, सदा शिव और लक्ष्मण की पूजा करोगे। तो ये इनकी ट्रिक थी। इनका जो समय है ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये तो 1318, 26, 46, 56, इसमें मतलब पहले सदासुख 46 का है, उसके बाद आप 10 कर लो कि भाई 56 आएगा, फिर 63, फिर इसमें ये कर दो 68। ऐसे आप अगर थोड़ा फोकस करोगे, 2 बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो संबंधित थे वो थे सदल मिश्र और लल्लू लाल। ठीक है, ये मतलब बहुत बार आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से ये चारों दे देते हैं कि इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो संबंधित है वो है सदल मिश्र और लल्लू लाल। इसको कैसे याद करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज से सदा संबंधित कौन रहे थे? लाल। ठीक है, सदा लाल, कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित सदा रहे थे लाल। ओके, अब आगे हैं ये जो कवि हैं इनको हम मतलब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे सारी, मतलब डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले कवि हैं मुंशी सदासुख लाल नियाज। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये उर्दू फारसी के लेखक थे जिनकी जो भाषा थी वो पंडिताउपन की थी। अब है इनकी रचना है, एक है सुख सागर। ये भागवत गीता का हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने, सुख सागर।
तो सुख से तो हम याद रख लेंगे सुख सागर, पर ये यहाँ से भी आता है कि भागवत गीता का हिंदी अनुवाद है ये सुख सागर कविता। इनकी अगली रचना है सुरासुर निर्णय। यह एक इनका निबंध है। सुरासुर निर्णय मुंशी सदा सुखलाल का निबंध है। अगले कवि हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, इनका ये समय है 1756 से 1817 ईस्वी। यह उर्दू भाषा के कवि थे। इनकी भाषा चुटकुले और मुहावरेदार थी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं दरिया ए लताफत, यह एक फारसी ग्रंथ है। और अगली कहानी है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का समय जरूर याद रखना है, कब की है, 1803 की। इसको जो उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है रानी केतकी की कहानी को। इसको हम कैसे याद करेंगे कि हे इंसान, तुम्हारा दरिये में लताफत मतलब आफत, हम इसको बना लेंगे कि हे इंसान, तुम्हारा जो दरिया है उसमें आफत आती रहेगी अगर तुमने रानी केतकी की कहानी नहीं पढ़ी जो उदयभान ने लिखी थी। ठीक है, हाँ, नहीं तो अगर सिर्फ ये याद रखनी है तो मतलब ये बहुत बार आती है। तो इंसा और अल्लाह सबने पढ़ी है रानी केतकी की कहानी। कितनी बार? 3 बार। इंसा और अल्लाह, इंसान ने और अल्लाह ने सबने पढ़ ली। रानी केतकी की कहानी सबने कितनी बार पढ़ ली? 3 बार पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अगले हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल का समय है 1763 से 1855 ईस्वी। ये खड़ी बोली गद्य का प्रयोग इन्होंने किया था। ये आगरा में रहने वाले थे। जिनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा निष्ठ हिंदी थी। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी, बैताल पचीसी 1801 ईस्वी, राजनीतिक 1802, प्रेम सागर 1810। यह विष्णु पुराण के 10वें स्कंद पर लिखी गई है और खड़ी बोली की रचना है। तो लल्लू लाल की जो ये प्रेम सागर है ये बहुत बार आती है। तो ये किस पे लिखी गई है? विष्णु पुराण के 10वें स्कंद पर लिखी गई है और खड़ी बोली की रचना है ये। ठीक है, अगली है ब्रज भाषा व्याकरण। इसका समय है 1811 कि लल्लू लाल ने ब्रज भाषा का व्याकरण लिखा था। उसके बाद है सभा विलास 1815, माधव विलास 1817 और लाल चंद्रिका ये भी 1817 में लिखी थी इन्होंने। ठीक है, अब हम कैसे याद करेंगे कि सिंहासन के जो लाल होते हैं वो सिंहासन पाने के लिए बैताल पचीसी करते हैं, फिर राजनीति सीखते हैं। ठीक है, राजनीति सीखते हैं, उसमें उनका मतलब सीखते सीखते वे प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर ब्रज भाषा प्रेम में पढ़ते हैं तो ब्रज भाषा का कहते हैं कि ब्रज भाषा का व्याकरण लिखता हूँ मैं तो। फिर सभा विलास करते हैं, माधव विलास करते हैं और ये सब किसके साथ करते हैं? लाल चंद्रिका के साथ। किसके प्रेम में पढ़ते हैं? लाल चंद्रिका के प्रेम में पढ़ते हैं। लाल चंद्रिका उन्हें ब्रज भाषा का व्याकरण लिखने के लिए कहती है। तो फिर उन्हें याद आता है कि भाई मैं तो राजनीति सीख रहा था। फिर वो सभा करते हैं और माधव के साथ। ठीक है, अब इनको कैसे याद करेंगे कि जो लाल होते हैं वो सिंहासन पाने के लिए बैताल पचीसी करते हैं, राजनीति सीखते हैं, तभी वे प्रेम में पड़ जाते हैं। किसके प्रेम में पड़ जाते हैं? लाल चंद्रिका में। तो लाल चंद्रिका बाद में आएगी। ठीक है, ब्रज में जाकर व्याकरण लिखते हैं, फिर सभा करते हैं, किसके साथ? माधव के साथ। उनको ये सब करने के लिए कौन कहती है? लाल चंद्रिका। ठीक है, उसके बाद अगले कवि हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र का समय है 1768 से 1848 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं नासिके तो पाख्यान इनकी रचना है। इसका समय 1803 ईस्वी। इसे चंद्रावती भी कहते हैं। इसका एक जो अलग नाम है वो चंद्रावती भी है। इनकी अगली रचना है रामचरित। इसका समय है 1806 ईस्वी। अध्यात्म रामायण का प्रभाव है इस पर। और शब्दकोश, यह जो इनकी रचना है शब्दकोश, यह फारसी का शब्दकोश है।
उसके बाद अगले कवि आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का समय है 1823 ईस्वी और 1875 ईस्वी तक। इनका जन्म बनारस में हुआ था। यह उर्दू के समर्थक कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, वामा मनोरंजन, विद्या अनुकरण, राजा भोज का सपना। ये इनकी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। और भूगोल हस्तामलक, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, उपनिषद सार, भाषा योग वशिष्ठ। ये सारी रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की। उसके बाद अगले कवि हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म है 1826 से 1906 ईस्वी। आगरा में जन्म हुआ था और संस्कृत से खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले कवि थे। जो संस्कृत भाषा थी उसका अनुवाद ये हिंदी में करते थे। और इनकी रचनाएं हैं शकुंतला 1861 ईस्वी, कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद है। उसके बाद है रघुवंश, इनकी रचना है, इसका है 1878 ईस्वी। मेघदूत 1882 ईस्वी। हिंदी और उर्दू, इन्होंने हिंदी और जो उर्दू भाषा थी उनको दोनों को अलग अलग बताया था, एक नहीं बताया। कि मतलब उस टाइम पे बहुत विवाद चला था, तो बहुतों ने कहा था कि उर्दू और हिंदी है वो एक भाषा है, पर राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था नहीं, ये दोनों एक अलग अलग भाषा है। ठीक है, अब हम इनकी रचना को कैसे याद करेंगे कि जो लक्ष्मण है वो शकुंतला को लेकर रघुवंश में जाते हैं, क्योंकि वो रघुवंश से संबंधित है ही। लक्ष्मण शकुंतला को लेकर रघुवंश में जाते हैं और वहाँ पे जाके मेघदूत करते हैं। ठीक है, ये हमारे थे जो आधुनिक काल था उसमें भारतेंदु पूर्व जो युग इनके जो कवि थे वो और उनकी रचनाएं जो हमने आज की क्लास में पढ़ी। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम भारतेंदु युगीन कवि पढ़ेंगे, उनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।